Welcome to this presentation. Today we will learn about architecture, x86 architecture assembly language. x86 came from the initial state of the Intel processors like 8086, 8085. It came from there only, 8086, 86, and it's 32-bit. Why we are learning 32-bit? Because our 64-bit, because we have to learn 32-bit first, and you have to learn 64-bit. But it's not that we are recommended to you to learn plus 86. We can learn anything like 64 and 32. There is no difference between that. But I am starting with 32-bit architecture. So by Siva Chetri, my mentor, and Anjali. Welcome to lecture 1. This 0x1 means in hexadecimal 1. So in this lecture we will learn about C language and assembly language simultaneously. तो फ्यू इंस्ट्रक्शन हम देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देगा, हम एक तो पैटर्न देगा, वो क्वेश्चन कैसे लिखना है और आप इसका लिख सकते हो. जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा वही करना है आपको. और आपको कुछ भी जानने का जरूर नहीं है स्टार्टिंग में. बस खाली आप लोग को लिनक्स होना चाहिए आपके पास और चलाना है तो हम लोग सिखाएंगे. तो आप लोग का खाली लिनक्स होना चाहिए. WSL में डाल दीजिए वरना एनी डिस्ट्रिक्ट लिनक्स डिस्ट्रो में डाल दीजिए. और हम लोग को और ये आप लोग के लिए इंडेक्स पेज है, ये आप देख सकते हो. इसमें हम क्या क्या टॉपिक दिया हुआ इसका इंडेक्स के हिसाब से हम चल रहे हैं. तो हम फर्स्ट टॉपिक में जाऊंगा 1.1. तो हम लोग का रैम क्या होता है? रैम एक तो हम लोग का स्टोरिंग यूनिट होता है. उसमें हम लोग का इंस्ट्रक्शन डाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपी कोड्स. ओपी कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है. और वो लेटेंसी होता है, जैसा कि हम लोग का वॉलेटाइल ऑफ डेटा, मतलब लेटेंसी पे रहा होता है. जैसे कि कंप्यूटर मंथ हम लोग मंथ करने के लिए देते हैं ना, जैसे कि डायरेक्टली डिलीट नहीं कर लेते डाटा को. धीरे धीरे करके डाटा टक करके डिलीट हो जाता है. पर जो रजिस्टर है जिसमें डाटा इंस्टेंटली डिलीट हो जाता है. और ये चेक कैसे है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, पर मेमोरी से भी ज़्यादा स्पीड होता है कैशे. और रैम होता है धीरे और कैशे होता है फास्ट. और वो एक स्मॉल मेमोरी होता है उसका, और वो कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टोर होता है और वो भी वॉलेटाइल होता है. पर ये रैम से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और ये रजिस्टर से कम वॉलेटाइल होता है. हाँ. और रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है हम लोग का जो हम लोग इंस्ट्रक्शन लेके उसको प्रोसीड करना प्रोसेसर के पास, उसको ओपी कोड में ओपी कोड को टू प्रोसीड करना. वर्चुअल रैम और पैकिंग, मतलब अगर हम लोग के पास रैम कम हो रहा है, हम लोग का जैसे हम लोग के पास स्पेस नहीं है, जैसे हम लोग तो अभी कॉन्सर स्ट्राइक खेल रहे हैं, तो हम लोग के पास 3.9 GB रैम, बाकी हम लोग के पास 4 GB रैम है. तो ये हार्ड डिस्क से एक टू रैम ले लेता है और वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस रैम लेने का हम लोग का हार्ड डिस्क से. बस यही है. तो पहले हम लोग सी लैंग्वेज सीखेंगे. इसके बाद हम लोग मतलब एक दिन हम लोग सी सीखेंगे, एक दिन हम लोग असेंबली सीखेंगे. तो हम लोग खाली प्रिंट कोरिजन प्रिंट करना सिखाएंगे. और इसके लिए आपको बस खाली ये 3 कमांड चलाना है. ये 3 इसके बाद में हो गया. सो लेट्स डू. मैं आपको समझाते भी रहूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो टेंशन नहीं है. तो हम इसका नाम दिया है प्रिंट डॉट सी. हाँ. तो ये मेरा कोड हम जो लिखा हुआ है पहले से ही. तो ये डबल स्लैश है, ये डबल स्लैश है ना, ये हम लोग के लिए कोड कमेंट है, कमेंट. और ये स्लैश इंक्लूड किया है, ये इंक्लूड फाइल है. और ये stio मतलब इनपुट आउटपुट फाइल है. और ये मतलब हेडर है. ये हम लोग को देना जरूरी क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग को इनपुट हम लोग कीबोर्ड से इनपुट ले ले और आउटपुट हम लोग कुछ रिफ्लेक्ट चाहिए हम लोग को डिस्प्ले में. तो हम लोग इसके लिए ये सब काम करते हैं. और इसमें हम लोग का प्रिंट एफ फंक्शन भी आ जाता है. ये सब का नाम जो लिखा होता है वो सब इसके अंदर ही आ जाता है. और ये एंड मेन क्या है? एंड मेन मतलब ये फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं किया, अ, अगर कुछ रिटर्न नहीं किया होगा तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0. और अगर कुछ रिटर्न किया तो जाके 1 होता है.
और ये प्रिंट एफ में वैलिड है। ये प्रिंट एफ में भी यहाँ पर ऐसा होता है इसका सिंटैक्स कुछ इंट प्रिंट एफ, तो इसमें भी हम लोग का वैलिड होता है। तो पहले मैं आपको ये नॉर्मली समझा देता हूँ, इसका मैं आपको ये समझाऊंगा। ये मेन फंक्शन है, ये इनिशियल फंक्शन होता है। ये मेन जो दिख रहा है ना आपको, ये इनिशियल फंक्शन है, और ये जो ब्रैकेट है आपको वो ओपन है, मतलब ये इसके अंदर हम लोग पैरामीटर भी दे सकते हैं, पर हम लोग को जरूरत नहीं है। और ये स्टार्टिंग हो गया ये प्रोग्राम का, जो हम लोग को ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है स्टार्टिंग वाला, वो हो गया हम लोग का स्टार्टिंग वाला। और ये प्रिंट एफ मतलब प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन है ये टू, जो ये हेलो कोरिजिन स्क्रीन में प्रिंट करेगा। और ये लास्ट में कोलन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग को एंड होने की जरूरत है। और ये लास्ट में हम लोग का कर्ली ब्रैकेट हमने ऑफ किया है, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया है। हम लोग बता रहे हैं कंपाइलर को कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लीजिए। और हम लोग -M32, क्योंकि हम लोग M32 में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग को -M32 लगाना जरूरी है। अगर हम लोग 64 में काम कर रहे थे तो हम लोग को डायरेक्टली इनपुट देने की जरूरत पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट सी, और क्योंकि मेरा फाइल बना हुआ है तो हम वापस बनाऊंगा ये फाइल। हाँ, बन गया। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, पर हम प्रिंट आउट रखिएगा फॉर माई comfortable, and I will give this name as print out. So sorry, uh, yeah, hello collision, we got it, hello collision. And let's see again the program. Hashtag means include, and the stadio dot h is file is presented in this location. User include, and stdio.h is inside this folder only. We can see this folder as it's fully this is fully written of C program. So this is a library file we can call as, or as a header file. So we have compiled this function, this program, and we have successfully execution this program, and here is the explanation of the program. If you don't understand, then you can see I have told about int print I have, and this about I have not told. This is format specifier, and comma triple dots means about more input we can take from the user, uh, and this colon mean and for the function for the this one line statement as we have called. तो अभी हम लोग कंपाइलर का वर्क देखेंगे। ये कंपाइलर का जैसे प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, तो ये कंपाइलर क्या बोलता है, 8 स्टेज में जाता है। 8 स्टेज में चलता है। पहले इसका लेक्सिकल एनालिसिस, ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं हम लोग इसको, लेक्सिकल एनालिसिस। इसमें होता है कि हम लोग का जो भी प्रोग्राम हम लोग दिया हुआ है, ये हम लोग इंट दिया था ना हम लोग, प्रिंट वाला, वो कोड एक सीरियल वाइज में आ जाता है, मतलब एक जस्टिफाइड फॉर्मेट में, मतलब एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम को खत्म कर देना। ये लाइन में चल जाता है। इस काम में सिंटेक्स एनालाइज करता है। अगर हम लोग का प्रोग्राम में ये जो सेंटेंस सिंटेक्स है हम लोग का प्रोग्राम में, जहाँ भी हम लोग ये प्रोग्राम लिखे हैं, जिसमें एक तो सिंटेक्स होता है, जिसमें हम लोग जैसे हम लोग ये दे देगा, हम यहाँ पर प्रोग्राम का स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हम डायरेक्टली मेन देगा, तो ये हमको रॉन्ग देगा। ये बोलेगा कि दिस इज़ नॉट अलाउड इट। देखिए हमको वार्निंग मिला, और ये पर चलेगा, पर तभी ये सिंटेक्स एरर तो दिया हमको। तो इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम में हम कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि इसलिए हमको एरर मिल रहा है। तो ये देखिए हेलो कोडिशन तभी प्रिंट हो रहा है, पर ये सिंटेक्स एरर माना जाता है। जैसे सेमी कॉलन नहीं लगाना, ये वैलिड वाला माना जाएगा। वो ऊपर वाला वैलिड इतना ज़्यादा नहीं माना जाएगा, पर ये सिंटेक्स एरर हम लोग ये माना जाएगा। देखिए ये बोल रहे हैं कि हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल गए, और ये दिखा रहा भी है कि ये जगह में ये चीज़ डाल दो। ये दिख रहा है ना आपको ये चीज़,
देखिए आपको दिख रहा होगा शायद ये सेमी कॉलन साइन, और ये बोल रहा है कि इसके ऊपर में ये लाल बिंदी है, मार दो तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा। तो ये भी एक सिंटेक्स एरर का मिस्टेक है। हाँ, तो इसका में सिंटेक्स एरर अगर कुछ नहीं हुआ तो ये आगे में सिमेट्रिक एनालाइज में चल रहा है। इसमें क्या बोलते हैं, वो प्रोग्राम को एनालाइज करता है कि प्रोग्राम में कुछ ग्लिच तो नहीं है। जैसे हम लोग को वार्निंग मिला था तो हम लोग को वो ग्लिच दिखा दिया प्रोग्राम में, और इसका में 8 चीज़ में डिवाइड हो जाता है, और 8 चीज़ हम यहाँ पर दिखा दिया आपको। ये एक्सटेंडेड कोड लाइब्रेरी फाइल्स में चला जाता है, इसका हम इसको आई में बना देता है। इसका हम असेंबली फाइल में मन की ये hello.h फाइल में जाता है, मतलब इसमें असेंबली का फाइल होता है जो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। अ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको जीसीसी बोलना है, उसका काम आपको लिखना है सेव टेम्स टेम्स, और इसका काम आपको लिखना है प्रिंट डॉट सी फाइल। डन। अभी ये फटाफट जो हम बोला वही कर लेगा, और आपको दिख सकता है यहाँ पे बहुत सारा फाइल दिख सक रहा है आपको यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारा फाइल दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग का इंटरेस्टिंग फाइल है हम लोग के लिए ये हेलो सॉरी प्रिंट डॉट एस फाइल। सो ये देखिए, आप ये देख के घबराएगा मत, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज इजी है तो आपको समझने में भी इजी होगा। पर ये सी में कंप्रेस किया हुआ है तो आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा। बॉडी ऑब्जेक्ट फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होता है, ये एक मर्ज होता है प्रोसेस में, और ये लिंकर प्रोसेस के थ्रू हम लोग को ये आउटपुट फाइल मिलता है। मतलब पहले आउटपुट फाइल, लाइब्रेरी फाइल, अनदर लाइब्रेरी फाइल, इसको मिलके ये पूरा मर्ज कर लेगा एक ही फाइल में। इसका में लिंकर प्रोसेस को बोलेगा कि ये आउटपुट फाइल को एक बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर लो, वो भी असेंबलर के थ्रू। तो यहाँ पे असेंबलर बोल इसको कन्वर्ट कर लेता है। और ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है? ऑब्जेक्ट फाइल होता है कि ये जो हम लोग का कंप्यूटर समझे वही वाला फाइल है। जैसे हम इंग्लिश समझते हैं तो ये इंग्लिश फाइल हम लोग समझ सकते हैं इसको, पर ये कंप्यूटर का भाषा है एक तो ये असेंबलर के थ्रू जाके यहाँ पर आउटपुट फाइल हम लोग को मिल जाता है। तो असेंबलर क्या करता है, एक तो ट्रांसलेटर होता है जो हम लोग का कोड को कन्वर्ट करके बाइनरी में रख देता है, वो भी 001 में 001 में फॉर्मेट में। तो हम लोग को यहाँ पर आउटपुट फाइल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कुछ और दिखता है, क्योंकि वो भी ज़रा प्रोसेस करते, इसका में और भी ज़्यादा प्रोसेस चलता है। जैसे मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र, इसका में टारगेट कोड चल जाता है, हम लोग को ट्रिगर हो जाता है कोड। तो ये आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा। हाँ, तो अभी हम आपको रजिस्टर के बारे में बता रहे हैं। रजिस्टर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कंटेन विद इन सीपीयू। तो सीपीयू का काम क्या, सॉरी प्रोसेसर का काम क्या होता है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो हम लोग कुछ भी हम लोग फैच किए हैं, जैसे हम लोग सी प्रोग्राम का फैच किए हैं, उसको डिकोड किया प्रोसेसर, इसका हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रख दिया। तो हम लोग का 4 टू टाइप का रजिस्टर होता है। रजिस्टर्स वो स्मॉल अमाउंट मेमोरी होता है, हम जैसे बोला, और वो फटाक से वोलेटाइल इंस्टेंटली हो जाता है, और प्रोसेसर हम लोग का नो टाइम में वोलेटाइल होता है। और हम लोग का 4 टाइप का कैटेगरी आ जाता है ये रजिस्टर में: जनरल टाइप रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर्स। तो ये इतना टाइप का रजिस्टर्स होता है हम लोग का कंप्यूटर में। और ये स्टैक एंड हीप, तो हम इसका नेक्स्ट सेशन में हम ज़रा आपको डीप एक्सप्लेनेशन दूँगा, पर अभी आप समझ लीजिए ये एक तो एलिमेंट है, वो भी बुक का, आपका बुक का शेल्फ लिखे होंगे तो वो फ्लैट वाला लीनियर टाइप डाटा आप देखे ही होंगे, वो पूरा कलेक्शन होता है ऑफ स्टैक्स। तो ये लीनियर टाइप डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है। और ये एक तो ट्री टाइप फॉर्मेट होता है जो हम लोग टेबल में बनाते थे वो टाइप का। और ये LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड इस एरे, मतलब ये एरे का फॉर्म में हम लोग का स्टैक को माना जाता है, और ये हम लोग का स्टैक पॉइंटर भी माना जाता है। स्टैक पॉइंटर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जैसे कि हम लोग असेंबली में आएंगे प्रॉपर तरीके से। और ये हीप एक टू हेरिटेक्चुअल डाटा स्ट्रक्चर होता है जो टी फॉर्म में होता है टू स्टोर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग को जो भी प्रोग्राम हम लोग दिखा है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा हम लोग का कोड। इसको मैंने सेव करके रखा है ऑलरेडी, क्योंकि उनको टाइप ना करना पड़े वापस।
तो ये आई थिंक एडिट हो रहा है कोई और प्रोसेस में, तो मैं देख लिया। ये देखिए इंड मेन में हम क्या किया, ये इंड मेन स्टार्टिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ से हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये हमेशा हम लोग का मेन से स्टार्ट होता है कोई भी कोड। जो ऊपर से दिख रहा है ना आपको ये सब, तो ये सब सेकंड टाइम में चलेगा तो देखिए हम इसको डिफाइन करेंगे। और पहले ये लाइन में जाएगा ये इंटीरियर, इस काम में ये रीड करेगा, इसके बाद में यहाँ पे चला जाएगा इंड मेन की तरफ, इंड मेन का रीड करेगा और उसके बाद में ये सब देखिएगा तो सब में जाएगा, ऐसा कोड फ्लो जाता है, सब में जाएगा। ओके, मैं आपको थोड़ा बेसिक एग्जाम्पलिफिकेशन समझाता हूँ, आई थिंक आपको ज़्यादा समझ आएगा इससे। ड्राइंग करके समझाता हूँ। ये समझ लीजिए एक तो स्टैक है, स्टैक में हो गया क्या हम लोग का, पहले ये स्टैक नीचे से स्टार्ट होता है हमेशा, मेन मेन हो गया हम लोग का, ये मेन के बाद हम लोग का क्या आ गया, सब आ गया। तो सब हम लोग का एक फंक्शन है वो भी आ गया, मेन के ऊपर है सब, तो होगा क्या, तो इसके बाद में हम लोग का आ गया ये, एक मिनट हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाते ड्राइंग। पहले ये एक तो बॉक्स है, ये समझ लीजिए एक तो स्टैक हो गया हम लोग का। तो हम स्टैक को सीधा टाइप से बनाऊंगा इसको थोड़ा, ये हो गया हम लोग का। यहाँ पर हम लोग का पहले क्या डिफाइंड है, सब, तो हम सब लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग का हो गया यहाँ पर मेन, मेन हो गया। हाँ, तो अभी होगा क्या, यहाँ पर हम लोग का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है क्या, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पर सोच लीजिए अभी प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, मेन से स्टार्ट होता है। वैसे हर एक प्रोग्राम जो भी इंग्लिश प्रोग्राम है हम लोग को मेन डिफाइन करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू जीसीसी कंपाइलर। अगर आप कोई और कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तब जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका स्टार्ट होता है प्रोग्राम कहाँ से। तो हम यहाँ पर मेन लिखा है, तो मेन से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये इनिशियलाइज करेगा एक वेरिएबल 12 करके। और ये ग्लोबल वेरिएबल देखिएगा, ये ग्लोबल वेरिएबल अभी हम लोग का 0 है क्योंकि हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। पर हम लोग इसको अगर कोई भी वैल्यू नहीं देगा, अगर हम लोग सोचिए सपोज यहाँ पर 10 नहीं देगा तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन हो गया, जैसे आपका मेन चल गया, मेन खत्म, इसके बाद में ये आपका सब में जाएगा। सब या ये देखिए मेन, मेन ऐसा चला, यहाँ पर गया, यहाँ पर देखा, इसके ऊपर आया, ऊपर आके ये सब में गया, प्रिंट किया, प्रिंट को क्रैश करते हुए यहाँ पर गया, इसका में इसको कुछ नहीं मिला, तो ये रिटर्न किया ये फंक्शन से और यहाँ पर आया। और उसके बाद में ये देखा ब्रैकेट और ये हो गया रिटर्न किया, और इसका मैं रिटर्न में मेन के पास किया, इन किया, ये रिटर्न किया 1 और इसका मैं एग्जिट हो गया प्रूफ हम लोग का, ये प्रोग्राम का एक तो मैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आखिर की क्या होता है आखिर की। जैसे हम लोग का हो गया ये प्रोग्राम एक तो अभी हम इसमें हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, देखिए दोनों में। एक चीज़ नोटिस करना है अभी, अभी हम इसको कंपाइलर से कंपाइल कर लूँगा फटाफट। हाँ, हाँ, तो ये कंपाइल हो रहा है, तो हम लोग चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को। तो रन कर दिया, तो देखिए हम लोग को लोकल एड्रेस में हम कुछ भी नहीं डाला, तब इसको रैंडम वैल्यू मिल रहा है। तो ये एक तो सीक्रेट है, हम आपको जो असेंबली लैंग्वेज तब जाके हम लोग पढ़ेंगे तब जाके आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आखिर की ऐसा हो रहा क्यों है। ये इसमें रैंडम वैल्यू देखिए, हम 2-3 बार चलाऊंगा ये प्रोग्राम को, आप देखिए इसमें कितना डायनेमिक है, डायनेमिक कितना ज़्यादा है इसमें देखिए। तो मैं आपको समझाऊंगा आखिर की डायनेमिक क्यों है और इसमें ये वैल्यू क्यों स्टोर है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, आखिर की ये डायनेमिक क्यों है और इसमें
क्या बोलता है, ये वैल्यू इतना बड़ा क्यों है और ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट जीरो क्यों है। तो मैं आपको आज के लिए मैं आपको ये ग्लोबल वेरिएबल बताता हूँ आखिर क्यों क्यों जीरो है, क्योंकि इस टैग में ऑलरेडी डिफाइंड है जीरो, मतलब ये असेंबली लैंग्वेज समहाउ ये बोल रहा है कि इसको जीरो असाइन कर लो। अगर हम लोग कुछ और असाइन करेंगे जैसे 10, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हम लोग को इस्तेमाल क्यों होता है, आखिर क्यों ज़रूरत है हम लोग को ये ग्लोबल वेरिएबल का? क्योंकि हम लोग जैसे मेन में हम लोग लिखे हैं ये कोड, मेन का एक तो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब जो एक ही फंक्शन में चले, मतलब ये जैसे मेन है ना, ये मेन फंक्शन में ही चलेगा और खाई पर भी नहीं चलेगा। पर ये सब फंक्शन है जिसमें ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये दोनों में लागू कर लेगा, मतलब सब में और मेन में दोनों में लागू कर लेगा, मतलब ये दोनों में चल जाएगा। और ये लोकल वेरिएबल जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है इन वेरिएबल इन सॉरी लोकल वेरिएबल, ये लोकल var, इसमें अगर हम सब में डालेगा यहाँ पर इंट इंट लोकल वेरिएबल करेगा, प्रिंट करेगा इसको अगर हम, तो ये प्रिंट नहीं होगा, वो बोलेगा कि ये कोई वेरिएबल है ही नहीं ये फंक्शन में। मतलब ये सब फंक्शन में एक तो पर्टिकुलर फंक्शन है ये सब, जिसमें ये डिफाइन ही नहीं है कि लोकल वेरिएबल है कि नहीं। इसको पता ही नहीं है लोकल वेरिएबल मेन में डिफाइंड है। पर ये हाँ, ये तो हम लोग को पता है, पर ये कंपाइलर को नहीं पता। तो हम लोग को किस लिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज़ जो लोग एक वेरिएबल हम लोग को क्यों काम आता है, हम लोग इसमें स्टोर कर सकें अपना डाटा। तो ये क्योंकि इसलिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग के मल्टीपल फंक्शंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लोकल वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग को अ, एक ही फंक्शन में उसको काम निपटाना होता है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे बाई चांस सब ये सब वाला फंक्शन है, इसमें हम अगर हम बाई चांस इसमें हम दे दिया लोकल वेरिएबल को प्रिंट करना, तो ये एक तो डेफिनेटली एरर देगा ये, बोलेगा कि ये वेरिएबल है ही नहीं। और ये सब फंक्शन मेन के अंदर से ही चल रहा है। आप देख सकते हैं मेन का फ्लो ऐसे चलेगा, इसका ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा इसको, इस काम में ये एग्जिट हो जाएगा, मेन में जाके ये एग्जिट हो जाएगा। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज, हाँ ओ एक कुछ चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, ये लोकल वेरिएबल है, अगर इसमें हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करेंगे तो जाके ये हो जाएगा। देखिए अभी चेंज नहीं होगा, अभी कांस्टेंट रहेगा वैल्यू। बस हमको कंपाइल करने का ज़रूरत है। डोंट फॉरगेट टू कंपाइल योर प्रोग्राम व्हेनेवर यू वर्क विद प्रोग्राम। तो देखिए हम लोग को 12 मिल रहा है, अभी देखिए कितना कांस्टेंट है वैल्यू, और ये 10 में दिखा रहा है हम लोग को ग्लोबल में, क्योंकि हम लोग 10 असाइन किए हैं प्रोग्राम में। तो देखिए हम लोग 10 असाइन किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ग्लोबल का क्या रहता है 10, और ये लोकल वैल्यू का रहता है हम लोग का रैंडम रैंडम वैल्यू। और ये और हम लोग का लोकल वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता हम लोग, क्योंकि हम लोग अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम लोग ये किए हैं, अगर अ, जैसे यहाँ पर 12 लिख दिया हम, अभी हम यहाँ पर किया कंपाइल इसको, ये बोलता है हम लोग ग्लोबल में जो वेरिएबल है अभी, उसको बोलता है हम लोग कांस्टेंट, क्योंकि क्या बोलता है ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते इसको, हम लोग यहाँ से तो चेंज कर सकते हैं, पर कंपाइलेशन का टाइम हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसको हम लोग ज़रूर चेंज कर सकते हैं, जैसे इनपुट फंक्शन में हम लोग काम आएगा तो जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको इनपुट फंक्शन बाद में दिखाऊँगा, पहले हम इसका नाम वापस रीसेट कर लेता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल हाँ, हो गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, हम ना आई थिंक सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।